अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MD-CAT 2016 का एंट्रेंस टेस्ट। और इस वीडियो में हम फिज़िक्स का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिर्फ हम वही MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि इस बार के सिलेबस में जो है वो इंक्लूड हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो फर्स्ट MCQ है वो अगर हम देखें तो जो है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है वो एक्सरेज जो हैं वो शामिल नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। जो MCQ नंबर 2 है वो भी एक्सरे से है, तो वो भी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे। उसके बाद जो कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि वेवलेंथ ऑफ गैमा रेज इज़, ऑप्शन दिए हुए हैं अल्फ़ा है, बीटा, चार्ली और डेल्टा। इसमें से जो कि राइट ऑप्शन अगर बात करें तो वो पहले बात है कि वो हमारे पास है सी, चार्ली है, ठीक हो गया, शॉर्टर टू द एक्स रेज। तो कंसेप्ट की बात की जाए तो कंसेप्ट ये होता है कि जो कि हमारे पास जो रेज होती हैं उसमें ये है कि जो एनर्जी और जो वेवलेंथ का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो अगर जिन रेज की जो है वो वेवलेंथ जो है वो कम होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें जो इसकी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सीरीज़ है उसमें जो है वो विजिबल रेज के बाद जो है वो यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं और गैमा रेज हैं, जिनकी एनर्जी इंक्रीजिंग वाली अगर हम पैटर्न देखें तो क्योंकि जो है वो गैमा रेज की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एक्स रे से, इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्स रे से कम होगी। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हमारे पास जो है वो सी बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो MCQ है वो हमारे पास है MCQ नंबर 4। वो ये है कि थोरियम इज़ ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल इनटू विच एलिमेंट। जो अल्फ़ा जो है वो दिया हुआ है बिस्मुथ है, जो चार्ली जो है वो पोलोनियम है, बीटा प्रोटेक्टिनियम है और जो डेल्टा है वो हमारे पास है पैलेडियम है। इसका जो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो वो हमारे पास है बीटा है और उसका नाम होता है प्रोटेक्टिनियम। अब प्रोटेक्टिनियम क्यों है, अगर हम इसकी जो कि बीटा इमिशन की बात की जाए, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं और आपको दिखाऊं कि जो इसकी जो बीटा इमिशन होती है थोरियम 90-234 की, तो ये कन्वर्ट होता है प्रोटेक्टिनियम 91-234 और 1 बीटा पार्टिकल जो है वो रिलीज़ होता है और 1 जो है वो एंटी न्यूट्रिनो जो है वो पार्टिकल और प्लस जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो क्योंकि जो है वो ये कन्वर्ट होता है 91, क्योंकि जो है वो +1 प्रोटॉन नंबर होता है और 1 बीटा पार्टिकल ट्रांसमिट होता है, तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है अकॉर्डिंग टू इट्स बीटा इमिशन तो वो है प्रोटेक्टिनियम हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो MCQ है उसकी हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 ये है कि एमिशन ऑफ गैमा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिजल्ट इन टू। अब ये जो MCQ है ये जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो एलिमेंट का नाम दिया नहीं है कि किस में से जो है वो एमिशन हो रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ। MCQ नंबर 6 ये है कि द रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो है वो बुक के अकॉर्डिंग जो कि फॉर्मूला बनता है इसका वो हमारे पास जो है वो D बनता है, ठीक हो गया। D में ये है कि जो कि डिके कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है 0.693 ओवर हाफ लाइफ, ठीक है, ये जो है वो फार्मूला है। उसके बाद बात की जाए MCQ नंबर 7 की। MCQ नंबर 7 है कि रेडियो आइसोटोप विच इज़ यूज टू कम्बैट कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड के कैंसर के अगेंस्ट जो कि रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है, अगर हम उसका देखें तो वो हमारे पास आयोडीन 131 का जो है वो एक बायोलॉजिकल एक इसकी एप्लीकेशन है कि ये जो है वो यूज़ होता है थायराइड ग्लैंड के कैंसर को कम्बैट करने के लिए, ठीक हो गया, जो कि एक बुक की स्टेटमेंट है हमारी। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 8 है वो है कि सोडियम 24 इज़ यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्फ़ा स्टेरिलाइजेशन है, बीटा जो है वो स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, चार्ली स्किन कैंसर है और जो डेल्टा है वो थायराइड कैंसर है। तो जो थायराइड कैंसर है वो तो आयोडीन 131 का है। इसका जो राइट ऑप्शन की बात करें तो वो हमारे पास है बीटा है, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की सर्कुलेशन में जो है वो सोडियम 24 जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि जो है वो ये जब हम सोडियम 24 को इनटेक करते हैं तो इसकी जो कि इसका जो पाथवे है ब्लड में वो हम जो है वो हम रेडियो आइसोटोप के जो कि हमारे पास जो टूल होता है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 ये है कि एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 1 जूल पर किलोग्राम इज कॉल्ड। तो अगर हम बात करें ये जो यूनिट बनती है इसको हम 1 ग्रे कहते हैं।
ठीक है। 1 ग्रे जो है ये क्या चीज़ होती है, 1 ग्रे जो है वो बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जो एनर्जी जो रेडिएशंस हैं जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो रेट दिया जाता है 1 जॉल पर किलोग्राम, 1 जॉल पर किलोग्राम के रेट पर जो कि बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उसको हम 1 ग्रे कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 10 है कि द टाइम पीरियड T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G यूजिंग यूनिट डायमेंशन। करेक्ट इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड की जो है वो करेक्ट इक्वेशन देखनी है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो करेक्ट इक्वेशन बनती है वो चार्ली बनती है, जो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू के अंडर रूट एल ओवर जी, और जहाँ के जो है वो कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो 2 पाई बनती है। और इसी वजह से जो है वो टाइम पीरियड इज इक्वल टू है के अंडर रूट एल ओवर जी, और जहाँ पर जो है वो के जो है वो कांस्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 11 है वो है कि यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इज इक्वलेंट टू। तो बेस यूनिट में अगर हम बात करें तो जो 1 कूलम जो है ना चार्ज, वो बेसिकली जो है वो ये चार्ली इसका बनता है एम्पेयर इनटू सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि Q जो चार्ज है वो इक्वल होता है करंट इनटू टाइम, और जो करंट की जो कि बेस यूनिट है वो एम्पेयर है और जो टाइम की जो है वो सेकंड होती है। इसी वजह से 1 कूलम जो है वो एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है, जो कि MCQ नंबर 11 था। MCQ नंबर 12 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है कि अ मैन इन एलिवेटर असेंडिंग। तो ये वाला भी जो है वो जो कि असेंडिंग वाला जो है वो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। MCQ नंबर 13 की बात करें तो वो ये है कि इफ़ वी डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टॉर्क बिकम्स। तो यह है कि अगर हम जो है वो मोमेंट आर्म को डबल करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं इसको बताऊँ आपको तो बेसिकली ये जो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि टॉर्क इक्वल होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स होता है। हम इसी जो कि इक्वेशन है इसमें अगर हम जो मोमेंट आर्म आर होता है उसको अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम कर दें, तो जो ओवरऑल जो होगा वो 2 ब्रैकेट मोमेंट आर्म इनटू फोर्स होगा। तो ओवरऑल जो होगा जो टॉर्क होगा वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनता है इसमें, अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है चार्ली है, 2 टाइम्स हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 14 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। MCQ नंबर 15 भी हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। MCQ नंबर 16 भी सिलेबस में नहीं है। MCQ नंबर 17 की बात करें तो वो ये है कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन ड्राइविंग फोर्स इज़ व्हाट। और अगर हम बात करें कि जो रेजोनेंस की डेफिनेशन भी यही है कि जब जो कि ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, जब कि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ है, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो तब ही जो होती है हमारे पास रेजोनेंस होती है। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डेल्टा बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो वो हमारे पास है MCQ नंबर 18 की। MCQ नंबर 18 ये है कि द रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट दैट द यूनिवर्स इज व्हाट। अब जो हमारे पास क्योंकि 2 शिफ्ट होती हैं, ठीक है, एक होती है रेड शिफ्ट होती है और एक जो है वो हमारे पास ब्लू शिफ्ट होती है। जो रेड शिफ्ट होती है वो इंडिकेट करती है कि जो है वो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ इन वेवलेंथ इसका मतलब कि कोई चीज़ हमारे से दूर जा रही है, कोई स्टार या फिर कोई गैलेक्सी। तो इस वजह से जो है वो इसका मतलब कि जो रेड शिफ्ट होती है वो इंडिकेट करती है कि चीज़ एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब कि यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। और अगर जो है वो ब्लू शिफ्ट अगर होती है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ हमारे करीब आ रही है, मतलब कि वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, चीज़ है या फिर जो यूनिवर्स है वो कंट्रैक्ट होती है। ठीक हो गया। MCQ नंबर 19 की बात करें तो वो ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज टू ह्यूमन हियरिंग लाइज इन द रेंज ऑफ। तो जो कि ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी, जो ह्यूमन हियरिंग की जो कि ऑडिबल रेंज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होती है चार्ली, जो कि 20 to 20,000 हर्ट्स के बिटवीन होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज है ह्यूमन हियरिंग की। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 20 की बात करें तो वो है कि द ट्यूनिंग अ रेडियो इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच। तो जो कि रेडियो ट्यून जो होती है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, और इसलिए कि जब हम जो है ना जब रेडियो का जो नॉब है जब हम उसको मूव करते हैं, जब हम उसको घुमाते हैं, तो हम जो है वो जो कि जो रेडियो का जो रिसीवर है उसकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, ताकि जो है वो जो रेडियो स्टेशन की जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो जाए। और जब ये किसी भी जो रेडियो स्टेशन की जो कि ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होती है,
तो जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होती है, तो उस टाइम जो है वो रेजोनेंस होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से जो है, इसीलिए ये जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है, ट्यूनिंग अ रेडियो। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि हमारे पास MCQ नंबर 21 है वो ये है कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो जो हमारे पास जो कि अप्लाइड स्ट्रेस है और जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, इसकी रेशियो जो है ना उसको हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। और बल्क मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो डिवाइड बाय होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जो कि वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस होता है वो बेसिकली, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स ओवर एरिया मतलब कि जो है वो प्रेशर होता है, तो डेल्टा प्रेशर जो होता है वो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है माइनस डेल्टा V ओवर V, और इसमें जो कि नेगेटिव जो साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि क्योंकि जो है वो इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब कि कंट्रक्शन होती है। इसी वजह से जो है वो हम इसके फॉर्मूले के साथ जो है वो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है MCQ नंबर 22, और MCQ नंबर 22 ये है कि MCQ नंबर 22 की बात की जाए तो ये जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी आपको बता दूं कि वायर मेड ऑफ कॉपर बिलोंग टू विच स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कॉपर वायर होती है तो वो बेसिकली डक्टाइल मटेरियल की होती है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 23 है, द रिलेशन R ओवर Na इज इक्वल टू 0.38 इंटू 10⁻⁻25 जॉल पर केल्विन इन अ गैस लॉ। तो ये भी जो है वो जो कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें जो है वो ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं आपको तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बेसिकली बोल्ट्जमैन बनता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरह जो कि हमारे पास जो 24 है वो भी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो है वो PV इज इक्वल टू NRT, ये हमें केमिस्ट्री में पता होना चाहिए कि ये इक्वल होती है ये, और ये जो हमारे पास जो लॉ है ये आइडियल गैस लॉ है। ठीक हो गया। और MCQ नंबर 25 की बात करें तो वो है कि रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बस्ट टायर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो आपने ये चीज़ पहले तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है एडियोबैटिक है, कि एडियोबैटिक और जो कि आइसोथर्मल है इसमें डिफरेंस क्या है। कोई फिनोमिनन सडनली या फिर रैपिडली हो रहा है तो वो जो है वो एडियोबैटिक प्रोसेस है, लेकिन अगर कोई स्लोली हो रहा है तो वो जो है वो आइसोथर्मल होगा। ठीक हो गया, क्योंकि जो है वो इसमें जो है वो रैपिड एस्केप हो रही है एयर की, तो इसीलिए जो है वो ये एक एडियोबैटिक प्रोसेस है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 26 है। MCQ नंबर 26 की बात करें तो रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कौन सा रिलेशन ऐसा है कि जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर हम आइसोथर्मल की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है कि Q इज़ इक्वल टू वर्क डन, मतलब कि जो हीट है वो इज़ इक्वल टू वर्क डन है। ये कैसे आता है, अगर मैं इसको जूम करके आपको बताऊं तो वो ये है कि क्योंकि जो है वो जो कि फर्स्ट लॉ जो है वो इक्वल होता है, हीट है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी U प्लस वर्क डन W, क्योंकि इसमें जो कि आइसोथर्मल में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 होगा, और अगर डेल्टा T 0 है तो इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी में भी चेंज 0 होगा। तो क्योंकि इक्वेशन में जो है वो U 0 होगा तो इसका मतलब कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, तो Q इज़ इक्वल टू W होगा। ठीक हो गया। MCQ नंबर 27 की बात करें तो एफिशिएंसी सेकंड लॉ है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारे पास हैं जो गेट्स हैं वो भी नहीं है, 28 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं है। उसके बाद जो है वो MCQ नंबर 30 की बात करें तो वो ये है कि इफ़ द लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल्ड देन द कैपेसिटेंस। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फार्मूला है ठीक है वो देखें तो जो कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लेंथ को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो एरिया जो है वो लेंथ इनटू विड्थ होती है और मल्टीप्लाई हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट से और डिवाइड करेगी टोटल सेपरेशन से। लेंथ भी 2 टाइम हो रही है और विड्थ भी 2 टाइम हो रही है, और ये जो 2 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 4 होंगे, और नीचे जो कि सेपरेशन है वो 2 टाइम है, तो 4 ओवर 2 2 बनता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि ओवरऑल जो कैपेसिटेंस होगी वो 2 टाइम्स जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, तो इसका मतलब कि वो डबल हो जाएगी कैपेसिटेंस। ठीक हो गया। उसके बाद
एमसीक्यू नंबर 31 की बात करें तो वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन टू अपोजिट फेसिस ऑफ अ स्क्वायर थिन फिल्म ऑफ एयर एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर हैविंग थिकनेस ऑफ 1 माइक्रोमीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 10⁻⁻6 ओहम। रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है रेजिस्टिविटी रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर एरिया होता है, L ओवर A होता है। और इसमें जो लेंथ है वो गिवन नहीं है, लेकिन अगर जो है वो लेंथ गिवन ना हो तो आपने ये चीज़ एज्यूम करनी है कि लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक हो गया। अब जो कि हमारे पास जो कि रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास है 10⁻⁻6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से और डिवाइड कर दें 10⁻⁻6 से, जो कि एरिया है, क्योंकि एरिया जहाँ पर जो है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मिली की जो कि वैल्यू होती है वो 10⁻³ होती है, और इसका भी स्क्वायर है जो होगा, जब ये जो वैल्यू जो 2 है स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नीचे भी जो है वो 10⁻⁻6 है, ऊपर भी 10⁻⁻6 है। तो ये जो है वो ये जो है वो वैल्यूज़ जो कि इनकी जो पावर है वो कट होकर जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो 1 ओहम बनता है। ठीक है। उसके बाद जो कि हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 32, तो वो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन अ गिवन सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने जो है वो इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस के लिए ना पैरेलल में ये हमेशा जो होती हैं वो जो कि रेजिस्टेंस हैं वो डिवाइड होती हैं। ठीक है। और सीरीज़ में मल्टीप्लाई होती हैं। और अगर हम जो है वो यहाँ से जो कि हमारे पास जो क्लोज एंड्स है यहाँ से स्टार्ट करें, 5 ओहम और 5 ओहम जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, वो क्योंकि ये जो है पैरेलल में है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 करें। ठीक है। और फिर जो कि इनका जो कि आंसर आता है, ठीक हो गया, इसका जो आंसर आता है उसको अगर हम प्लस कर दें, हम इनको सॉल्व कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो जो होगा वो 5 ओहम से जो होगा वो सीरीज़ में होगा, क्योंकि सीरीज़ में जो होती है वो क्या होती हैं, इसमें के मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। अब जो कि हमारे पास आंसर होगा उसको हम अगर हम सीरीज़ में क्योंकि आ जाएगा, तो जो है वो सीरीज़ में जो है वो 5 ओहम से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर आता है वो 0.6 ओहम आता है, और जो कि 0.6 को अगर हम जब हम प्लस करेंगे 5 के साथ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5.6 ओहम बनेगा। ठीक है। तो इस तरह जो होगा इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास अल्फ़ा होगा, जो कि 5.6 ओहम हो जाएगा। ठीक है। सही है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास बात करें कि जो हमारे पास है क्वेश्चन 33 है, वो ये है कि जो कि F इज़ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर है। नाउ इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स बिकम। अब हम इसमें बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि इसमें गिवन ये है कि जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले को अगर हम देखें तो जो कि इसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि फोर्स इक्वल होती है करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा। और इसमें जो कि साइन थीटा जो गिवन है वो हमारे पास 45 डिग्री है, और साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। तो इसका मतलब कि इन शॉर्ट कि जो कि हमारे पास जो कि टोटल वैल्यू होगी फोर्स की वो डिवाइड बाय होगी 1/√2 से। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अगर हम बात करें तो वो हमारे पास बनता है चार्ली। ठीक हो गया। तो चार्ली जो कि हमारे पास होगा वो राइट ऑप्शन बनेगा इसका। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि एमसीक्यू नंबर 34 है वो ये है कि इफ़ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो कि फोर्स पर जो कि सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अगर हम डबल कर दें और जो कि एंगल है उसको हम 90 डिग्री रखें तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि अगर हम करंट को भी डबल कर दें, लेंथ को भी डबल कर दें, और जो है वो अगर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी हम डबल कर दें, तो 2 × 2 4 और 4 × 2 8 होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब कि ये 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका जो कि आंसर बनता है वो हमारे पास चार्ली बनता है, जो कि हमारे पास है 8 टाइम्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 35, वो ये है कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कब जो होती है वो जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स कब मैक्सिमम होती है,
किस एंगल पर मैक्सिमम होती है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर। तो हमें पता है कि क्योंकि इसमें जो है वो फोर्स इक्वल होती है ILB sin थीटा, और जो है वो साइन के केस में जो है वो 90 डिग्री पर साइन थीटा 1 जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो साइन 90 जो होता है वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनेगा चार्ली 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 1 होता है और 1 पर जो होती है वो मैक्सिमम होती है साइन के केस में, इसी वजह से फोर्स भी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास MCQ नंबर 36 है वो ये है कि शेडो ऑफ बोन इन एक्सरे, और एक्सरेज जो हैं वो हमें पता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, चलते हैं जो कि चीज़ हमारे सिलेबस में है। ठीक हो गया। MCQ नंबर 37 की बात करें तो वो ये है कि एटम इज़ एक्साइटेड टू एन एनर्जी लेवल EI, जो कि इनर शेल वाली जो एनर्जी लेवल है, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू EO, जो कि हमारे पास जो कि आउटर शेल की है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज़, तो जब डेल्टा E के डिफरेंस में जब कि एटम एक्साइटेड होता है तो उस वक्त जो कि वेवलेंथ की जो फार्मूला है हमारे बुक के अकॉर्डिंग वो हमारे पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनता है चार्ली बनता है, जिसमें हमारे पास जो कि प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट hc बाय डेल्टा E, और डेल्टा E जो होता है वो बेसिकली जो कि इनर शेल की एनर्जी को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनर शेल की एनर्जी को माइनस करते हैं आउटर शेल की एनर्जी से। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि हमारे पास नेक्स्ट जो क्यू है वो है MCQ नंबर 38, और वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ द लेजिंग, और क्योंकि जो है वो लेज़र ट्यूब हमारे सिलेबस में नहीं है इसको हम स्किप करते हैं। और 39 एक्सरे है, इसको भी हम स्किप करते हैं। 40 में भी जो है वो एक्सरेज भी हैं, ये भी हमारे पास स्किप करते हैं। 41 जो है वो बर्नौली इक्वेशंस हैं, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। और 42 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। 43 भी हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस वाला है और ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। 44 भी हमारे पास पाथ डिफरेंस है और ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। आई होप कि आपको ये जो MCQs थे ये समझ आए होंगे, इनके जो सोल्यूशन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो ज़रूर बनता है, और साथ साथ जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।